हिंदी सिनेमा में 60 के दशक में समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले अभिनेता रहे हैं दिलीप कुमार। देखो गोपाल, एक ही घर के रहने वाले आपस में लड़ते जरूर हैं, पर बाहर का कोई लूटने वाला। लेकिन बॉलीवुड में दिलीप कुमार अकेले कुमार नहीं है। गायक किशोर कुमार और राजकुमार से लेकर राजेंद्र कुमार तक हिंदी सिनेमा के संसार में कुमारों की हर दौर में भरमार सी रही है। और उस पर तुर्रा तो ये भी है कि जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना रंगीन हुआ तो दिलीप कुमार की जगह आ गए खिलाड़ी अक्षय कुमार। 50-50 को दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले, वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन सिनेमा के उलट राजनीति के मैदान में बदलते वक्त के बावजूद बस एक ही कुमार का नाम गूंजता चला रहा है, और वो नाम है नीतीश कुमार। दलितों के मसीहा जिंदाबाद। बिहार के छोटे से गांव बख्तियारपुर में जन्म लेने वाले नीतीश कुमार आज देश की राजनीति का एक अहम चेहरा बन गए हैं, क्योंकि जनता परिवार ने बिहार में उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी का नाम पेश किया। पिछले करीब 1 साल से चल रही ड्रामेबाजी और हाँ ना के बाद आखिरकार बड़े भाई लालू प्रसाद यादव ने छोटे भाई नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया। बिहार में चुनाव से पहले लालू और नीतीश का यह गठबंधन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन बिहार की चुनावी बिसात पर शह और मात के खेल से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने यह भी कह दिया है कि उन्हें पीना पड़ा है जहर। हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। लालू यादव की तरह ही नीतीश कुमार भी पिछले लोकसभा चुनाव में हार के जहर का घूंट पी चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर कमर कसकर हो गए हैं तैयार। और इस बार बिहार की चुनाव जंग में लालू प्रसाद यादव भी हैं उनके साथ। कहा कि हम कैंपेन करेंगे और हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे। व्यक्ति विशेष में आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाजवादी राजनीति का वो इतिहास कुरेदेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती का दंभ भी दर्ज है और उनसे ऐलाने जंग भी। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे बिहार में अपने विरोधियों को लंगड़ी मारकर चुनावी दौड़ में आगे निकलने की कोशिश में हैं नीतीश कुमार। और पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि गठबंधन के इस मंथन में किसके हिस्से में आएगा अमृत और कौन पिएगा जहर। दोनों दल के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मेरा अपील है कि अपने अपने जीत पर कंट्रोल रखें। हमको मुकाबला हमको करना है, इनको शिकस्त देना है और शिकस्त देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सेकुलर ताकतों को, कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूंट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे। लंबी कश्मकश के बाद आखिरकार ये तय हो गया कि बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ही जनता परिवार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नीतीश की इस उम्मीदवारी से पहले राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन मामला मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर जाकर अटक गया। गौरतलब ये भी है कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का खुला विरोध कर रहे हैं।
लेकिन सोमवार को जनता परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद यादव और शरद यादव की मौजूदगी में नीतीश कुमार की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। लालू प्रसाद जी को विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी का नाम पेश किया और कहा कि हम कैंपेन करेंगे और हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे। नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने 2014 के चुनाव में जिस तरह की जीत हासिल की, उससे जो उनका विपक्षी खेमा है, जो राजद हो या जनता दल यू हो, वो करीब करीब 2014 में मटियामेट हो गए थे। तो एक खलबली सी मची हुई थी उस कैंप में, और बिहार को रिटेन करने के लिए उनको ज़रूरी था एक साथ आना। नहीं तो जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का था, अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो या तो आप कास्ट अरिथमेटिक पे जाएं, या कैंपेन के रिसोर्सेज के ऊपर जाएं, या नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी पे जाएं। वो मुश्किल था नरेंद्र मोदी को रोक पाना। बिहार में एकता की ज़रूरत थी। जाहिर है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए साथ आए हैं। नीतीश और लालू के इस गठबंधन की और ज्यादा गहराई से पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए नीतीश और लालू के बीच दोस्ती दुश्मनी की ये कहानी। दरअसल कॉलेज के अपने दिनों में समाजवादी आंदोलन के समय के साथी रहे लालू और नीतीश कुमार करीब 21 साल पहले अलग हो गए थे। साल 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के काम करने के तरीकों से क्षुब्ध होकर नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब तुम हमको राजपाट करना सिखाओगे? गवर्नेंस से कोई राजपाट मिलता है क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है पीपुल से। क्या जब देखो गवर्नेंस करते रहते हो। बैठ। नीतीशवा हमारा सरकार हथियाना चाहता है का? लालू प्रसाद यादव से अपना 20 साल पुराना रिश्ता तोड़कर अक्टूबर 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अपनी समता पार्टी बनाई थी। समता पार्टी के जरिए नीतीश ने बाद में बीजेपी के साथ राजनीतिक दोस्ती भी कर ली और साल 2005 में लालू यादव के जंगल राज को मुद्दा बनाकर बिहार की सत्ता हासिल करने में भी वो कामयाब रहे थे। इसके बाद के 8 सालों तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाते रहे, लेकिन साल 2013 में एनडीए से अलग होने के बाद बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें एक बार फिर घुमाकर लालू यादव के करीब पहुंचा दिया है। लालू जी ने जो कहा उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा साफ साफ कहा और फ्रैंकली कहा कि देखिए, हम और नीतीश कुमार आपस में लड़ते रहे हैं, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, हमने एक दूसरे को बहुत तरह की बातें कही हैं और ये सच भी है। लालू यादव ने 15 साल राज किया और उसमें से 10 साल नीतीश कुमार ने लालू को हटाने में लगाए और 2005 में वो सफल हुए। उसके बाद से नीतीश कुमार का राज चल रहा है और बिहार में मेन ऑपोजिशन लालू यादव थे, भाजपा नहीं थी। भाजपा तो 7 साल तक सरकार में रही जब तक 2013 में ये गठबंधन नहीं टूट गया। तो अगर देखा जाए तो आज जो दो बिहार के शीर्ष नेता एक हैं, वही स्पर्धा में रहे हैं पिछले 25 साल से बिहार में। तो ये अपने आप में एक अजूबा सा है जो बिहार में हो रहा है। बिहार के चुनाव को देश की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है और यही वजह है कि इन चुनावों को लेकर उठ रहे एक एक कदम पर देश की नजर टिकी हुई है। इसी क्रम में जनता परिवार के एक होने और उसके बिखराव की संभावनाओं को भी राजनीतिक गलियारों में दिल थाम कर देखा जा रहा है।
जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तथाकथित रूप से जो गठबंधन की राजनीति बिहार में चल रही है, आपस में जो खींचातानी हो रही है, किसी दिन नाम अनाउंस किया जा रहा है, किसी दिन नाम को रोक दिया जा रहा है, ये कन्फ्यूजन की राजनीति है। और इस तमाम कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं इन तमाम घटक दलों में एक इनसिक्योरिटी है। जाहिर है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट होने के बाद से बीजेपी पर भी दबाव बढ़ गया है। बिहार की राजनीति के इस पूरे गणित को भी हम समझेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बिहार में सीटों और वोटों के मौजूदा गणित पर भी डाल लीजिए। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा की वेबसाइट के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पास 110 सीटें हैं। इसके बाद बीजेपी के पास 86 और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास 24 सीटें हैं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बिहार की 40 में से 31 सीटें मिली थीं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 2 सीट और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को महज 7 सीटें मिली थीं। वोट प्रतिशत के हिसाब से भी अगर देखें तो बिहार में बीजेपी गठबंधन को करीब 39%, नीतीश कुमार की जेडीयू को 16% और आरजेडी गठबंधन को 29% वोट मिले थे। लेकिन अब नीतीश कुमार और लालू यादव के एक होने के बाद यह सवाल बड़ा हो गया है कि बिहार के चुनाव में कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीटें और कौन बनेगा सबसे बड़ा लूजर। इस पूरे गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो लालू प्रसाद यादव को होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पास 24 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस गठबंधन में वो 24 से बढ़ने की संभावना है। और नीतीश कुमार के पास 115 विधायक हैं और 115 और उनको 100 सीटें मिलेंगी लड़ने के लिए, और 100 की 100 तो वो जीत नहीं सकते हैं। वो 40 जीते, 30 जीते, 35 जीते, 40 जीते, तो ज़्यादा बड़ा पार्टनर के नाते लालू यादव इमर्ज हुए। और लालू यादव ने एक अंतिम चाल चली कि अपमान सह कर भी अपनी सर्वाइवल के लिए एक बार नीतीश कुमार को स्वीकार कर लो, और कल अगर नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ी पार्टी बन गए तो धोखा देने में लालू यादव को कितना समय लगता है। लालू यादव ने किसको आज तक धोखा नहीं दिया। लालू यादव के बारे में तो ये प्रचलित था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू ने ठगा नहीं। अगर पुराने विधानसभा के हिसाब से देखिए तो बहुत साफ है कि जेडीयू और बीजेपी को नुकसान उठाना है। जितनी सीटें उनके पास हैं, दोनों अपने पुराने लेवल पे पहुंच जाएं, ये लगभग असंभव दिख रहा है। तो उसके अलावा बाकी जो भी प्लेयर हैं, चाहे वो लालू जी हों, भले आज की तारीख में वो हारे दिख रहे हों, लेकिन जब सीटें गिनती बाद में पूरी होंगी तो पता लगा लालू जी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो बाकी सबको फ़ायदा होना है, असल नुकसान इन्हीं दो का होना है। तो अब इन दोनों लीडरशिप पे, दोनों लीड कर रहे हैं, तो असली इन लोगों पे है कि किस तरह से अपनी सीटें बचाते हैं, कम से कम नुकसान होने देते हैं और अपने पार्टनर्स को ही फ़ायदा जाए, दूसरे को न जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। कास्ट पॉलिटिक्स में उलझी बिहार की चुनावी राजनीति में पार्टियों के बीच दोस्ती दुश्मनी का पेंच भी बुरी तरह से फंसा हुआ है। कभी नीतीश कुमार के खासम खास रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब उन्हीं के खिलाफ और बीजेपी के साथ हो गए हैं। लालू जी और नीतीश कुमार जी का जो अपवित्र गठबंधन हुआ है, इसको नाकामयाब करें। हमारे लिए भी एक मुद्दा है, भाजपा के लिए भी मुद्दा है, एनडीए के जितना साथी लोग हैं सबका मुद्दा है। मांझी की तरह ही बीजेपी के साथ मिलकर 2 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार अब बीजेपी के ही खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के साथ छिड़ी इस चुनावी जंग में लालू प्रसाद यादव भी नीतीश के साथ हैं। उन्होंने जब जहर का घूंट पीने का ऐलान किया तो बिहार की राजनीति में ही जैसे घमासान मच गया। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सदर शासकों को, कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुचलेंगे। पहले मैं लालू जी से ये पूछूंगा कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए
उनको जहर पीना पड़ा है, ये उन्होंने कहा है ना। तो क्या बिहार को बनाने की मुहिम जहर पीने से शुरू हो रही है? मैं और नीतीश जी से ये पूछूंगा कि ये बताइए, लालू जी के कंधों पर बैठकर बिहार में लाएंगे सुशासन? ये कौन सी बात हो रही है? 10 साल से नीतीश कुमार का शासन और उसके पहले कांग्रेस पार्टी रही सरकार में, यही लोग रहे। तो अब तो ये एक ही काफी था, अब तो नीम करेला के साथ में जुड़ गया। चेहरा नीतीश कुमार का भले इन लोगों ने सामने लाया है, लेकिन इसके असली सूत्रधार तो लालू यादव जी ही होंगे और पीछे से सब एक्शन लालू जी का होगा, एक्ट लालू जी करेंगे और नीतीश कुमार जी का चेहरा सिर्फ सामने होगा। और जहां लालू जी के हाथ में सूत्र हो, सूत्रधार लालू जी हो, वहां बिहार की जनता दोबारा नहीं लौटने वाली है, क्योंकि बिहार के लोगों को फिर से जंगल राज कबूल नहीं है। जाहिर है कि नीतीश और लालू के एक साथ हो जाने से जहां बीजेपी को झटका लगा है, वहीं ये सवाल भी उठा है कि क्या ये गठबंधन एक मजबूरी का गठबंधन है? बिहार में नीतीश और लालू के बीच हुए गठबंधन की इस खींचतान के बीच कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे सहयोगी दल जहां फायदे में नजर आ रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की उम्मीदवारी से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर परेशानी के बल पड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार में बीजेपी दरअसल दो तरफा दबाव में है। बीजेपी पर पहला दबाव ये है कि पार्टी के अंदर और बाहर अब ये सवाल उठेगा कि नीतीश कुमार के मुकाबले में उसका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, और बीजेपी पर दूसरा दबाव गैर बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण का भी है। अभी तक बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करने के सवाल से बचती नजर आ रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के घोषित उम्मीदवार के राजनीतिक कद की तुलना नीतीश कुमार से होने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर खेमेबंदी का संकट भी खड़ा हो सकता है, जिससे पार पाना बीजेपी के बड़े नेताओं को भी भारी पड़ सकता है। मुझे लगता है ये न करना, नाम घोषित न करना बीजेपी के लिए एक घाटे की बात है, क्योंकि दूसरी तरफ साफ साफ तौर पर नीतीश कुमार का नाम घोषित हो चुका है और अन्य किसी के द्वारा नहीं, लालू यादव के द्वारा खुद घोषित हो चुका है। तो उनके पास एक क्लियर लीडर है जो कि लोकल लीडर है। भाजपा के सबसे बड़े नेता अभी भी नरेंद्र मोदी हैं, जो कि मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं देश के। राज्य में लोग लोकल लीडर खोजते हैं, हम पर कौन राज करे। दिल्ली में भी वही हुआ। हम किसको अपना, नरेंद्र मोदी चुनाव में नहीं आए, नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं बने चुनाव में दिल्ली के, मुझे लगता है। दिल्ली चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नाम पर अपने विरोधियों के एक हो जाने से बीजेपी के लिए दूसरा बड़ा खतरा गैर बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण का भी है। दिल्ली में बीजेपी संकट से पहले भी रूबरू हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में गैर बीजेपी वोटों का आम आदमी पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण होने से आए परिणाम सबके सामने हैं। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार उतारने की बजाय एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार चुनाव जीतना चाहती है। उधर बिहार की चुनावी जंग में अब नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के हथियार को ही आजमाना चाहते हैं। दरअसल नीतीश ने चुनाव प्रचार के लिए उसी टीम को अपने साथ जोड़ा है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन का जिम्मा संभाला था। सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम की इस टीम में आईआईटी और आईआईएम के ग्रेजुएट शामिल हैं। लोकसभा का परफॉर्मेंस भी यही बताता है कि कांग्रेस से दोस्ती नहीं होना और अपना सामाजिक आधार छोटा होना, और फिर मोदी की पर्सनालिटी से सीधा टक्कर हो तो उसमें वो काफ़ी पीछे हो गए। लेकिन अगर बिहार भर की बात है और साल भर में मोदी की इमेज में कुछ गिरावट आई है, उसके बाद नीतीश कुमार काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं बिहार भर के लिए। अब वो अपने को कितना बदलते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने लड़ाई दो तीन लेवल पे शुरू कर दी है। एक अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करना, उसी ग्रुप को पकड़ के ले आना जो मोदी के पीछे था। दूसरा फिर उन्होंने ये भी किया कि लालू को दबाने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया, जो लालू ने पिछली दफ़े कांग्रेस अपनी तरफ करके अपना खेल किया था। मुसलमान वोट के कंटेक्स्ट में कांग्रेस का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से 2 राउंड नीतीश कुमार जीत गए। जहर का घूंट पीकर ही सही
बिहार चुनाव में नीतीश कुमार जनता परिवार का चेहरा बन चुके हैं। कांग्रेस भी पहले से ही बिहार में अपना नेता मान चुकी है। ऐसे में अब सवाल बीजेपी का है। नीतीश और लालू का गठबंधन बीजेपी की राह में सबसे बड़ी चुनावी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन बिहार के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी से लड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राज्य में जहां बीजेपी का सामाजिक आधार बेहद मजबूत है, वहीं उसके संगठन की ताकत और उसके कार्यकर्ताओं की फौज भी काफी बड़ी है। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास रिसोर्स की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। 3-4 महीने बाकी है चुनाव में, अभी कुछ कहना मुश्किल है। दोनों जो गुट हैं, भाजपाई गुट एनडीए का और जनता परिवार का, चुनाव की तैयारियां अभी शुरू ही हो रही हैं। एनडीए में कल जीतन राम मांझी जैसे शामिल हुए, तो दोनों खेमों में तैयारियां चल रही हैं। अभी ये कह देना कि टक्कर होगी ज़रूर, बिहार में चुनाव टक्कर का होगा, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। और वो टक्कर, उस टक्कर में कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। बिहार के राजनीतिक हालात से ये साफ है कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी होने वाला है। ऐसे में बिहार बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव के पिछले इतिहास को नहीं दोहरा पाई तो इसके मायने नरेंद्र मोदी की लहर कम होने से लगाए जाएंगे, जिसका देश की राजनीति पर असर तय माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने 40 में से 31 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 243 सीटों में से 188 सीटों पर जीत मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक बेहद मुश्किल टारगेट है, जिसे भेद पाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होने के बाद बीजेपी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए बीजेपी अब विपक्ष को विभाजित करने की कोशिश में लगी है। इसके लिए रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के जरिए हवा भी दी जा रही है, ताकि सवर्ण जातियों और महादलितों के समर्थन से पार्टी की राह आसान की जा सके। लोकल लीडरशिप बिहार में है और भाजपा में अच्छी लीडरशिप है। सुशील मोदी जैसे नेता बहुत दिनों से बिहार की राजनीति में रहे हैं और शीर्ष स्थानों पर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके पहले बहुत सालों तक विपक्ष के नेता रहे। लेकिन सुशील मोदी कैंपेन लीड करें भाजपा की तरफ से और नरेंद्र मोदी कैंपेन लीड करें भाजपा की तरफ से, इसमें बहुत फ़र्क है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा आकलन यह है कि 2014 के चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की भाजपा के लिए बिहार का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। और आप देखेंगे कि चुनाव आते आते तक केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद सब पे जाहिर हो जाएगा कि चुनाव का संचालन यहाँ से हो रहा है, न कि बिहार भाजपा की तरफ से। बिहार चुनाव के नतीजे देश की राजनीति पर असर डालने वाले हैं। यही वजह है कि एनडीए और यूपीए दोनों खेमों में चुनाव की तैयारी तेजी पर है। वैसे भी ये चुनाव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए अहम है। वैसे दोनों के बीच राजनीतिक दोस्ती दुश्मनी की कहानी 10 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी। राजनीति करने वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ये गुजरात दंगे की हाड़ी चढ़ चुकी है और काठ की हाड़ी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। साल 2005 में नीतीश कुमार गुजरात दंगों की तुलना काठी की हांडी से किया करते थे। उनके मुताबिक जैसे काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़कर जल जाती है, वैसे ही गुजरात दंगों का मामला भी 2004 में एनडीए की हार के साथ खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार अपनी ही बात से पलट गए थे। देखिए, गुजरात में जो कुछ भी हुआ इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है और इसकी कोई माफी कभी नहीं मिल सकती। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार का जो रुख रहा है, उसकी शुरुआत दरअसल 2005 से ही हुई थी।
उस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। तब नीतीश कुमार ने बीजेपी को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि अगर बिहार में सत्ता में आना है तो नरेंद्र मोदी को बिहार से दूर रखना होगा। आप देखिए कि मोदी की जो इमेज है, और इमेज बहुत काउंट करता है इलेक्शन में, परसेप्शन, वो इमेज तो डिफरेंट है, वो थोड़ा हार्डलाइन इमेज है। इसमें तो आप मुसलमानों का वोट निश्चित रूप से लूज करने का चांस था, तो उन्होंने उनको रोका इसलिए कि ये पहचान न बन जाए उनके पूरे कैंप को, यहाँ वहाँ के बीजेपी को भी, कि भाई हम आइडेंटिफाई। उस समय तक राजनीतिक परिधि में काफी परिपक्व हो चुके थे नीतीश जी, तो इसीलिए अपने आगे का रास्ता उनसे अलग करके ही बेहतर देख रहे थे। एक हाथ से बीजेपी का समर्थन और दूसरे हाथ से नरेंद्र मोदी का विरोध। साल 2005 में नीतीश कुमार को इस चुनावी रणनीति का फायदा मिला। उन्होंने बिहार से लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय नीतीश कुमार दूसरी बार बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बहुमत की एक बड़ी वजह है नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग, यानी समाज के अलग अलग वर्गों को अपने साथ जोड़ने की राजनीति थी। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े वर्ग और मुसलमानों के वोट बैंक पर अपनी सत्ता खड़ी की, तो नीतीश ने पहले अति पिछड़े वर्ग और महादलितों को अपने साथ जोड़ा। फिर बीजेपी के साथ से सवर्णों का समर्थन भी हासिल किया और मोदी के विरोध से मुस्लिम वोट। उनका सोशल इंजीनियरिंग है, कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम। कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम मतलब अपर कास्ट से लेकर के दलित को एक मंच में लाना। इसी के बेसिस पर उन्होंने 7-8 साल तक यहाँ पर राज भी किया। सोशल इंजीनियरिंग के अलावा नीतीश की जीत के लिए बहुत हद तक लालू यादव खुद भी जिम्मेदार थे। लोगों में लालू के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि लालू राज के शुरुआती कुछ सालों के बाद से ही बिहार की हालत बद से बदतर हो गई। वहीं नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन का नारा दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने सबसे पहले बिहार की कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर दिया। कानून व्यवस्था के अलावा नीतीश ने राज्य की सड़कों और बुनियादी ढांचे के सुधार पर ध्यान दिया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इन फैसलों से नीतीश की छवि विकास पुरुष की बनी। नीतीश जी की कोशिश ये रही है कि वो एक बिहारियों में या बिहार के लोगों में वो एक जातीय स्वाभिमान पैदा करें। उन्होंने जात पात से हटकर लोगों को कहा कि भाई हम बिहारी हैं और गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। नीतीश कुमार ने अपने लिए एक रोड मैप तय किया है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि वो तात्कालिक लाभ को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करते। उन्होंने तय किया कि 50 साल के बाद उनका लक्ष्य क्या है। 50 साल के बाद इस बिहार की जनता जो समय होगी वो ये कहे कि एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ जिसने राज्य का कायापलट कर दिया। नीतीश कुमार का ध्यान जितना अपने काम पर था, उनका उतना ही ध्यान इमेज पर भी था। वो देश भर में विकास पुरुष और सेकुलर नेता के तौर पहचाने जाना चाहते थे। यही वजह है कि 2005 के बाद बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने नरेंद्र मोदी से दूरी बनाई। इतना ही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार करने से रोक दिया था। लेकिन जो बिहार में न हो सका वो 2009 में लुधियाना में हो गया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर हाथ में हाथ डाले नजर आए। एनडीए की इस रैली में नीतीश कुमार बैठे हुए थे। तभी नरेंद्र मोदी उनके पास गए और हाथ पकड़कर भरी भीड़ के सामने ले आए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर एक साल बाद साल 2010 में बिहार के अखबारों में एक विज्ञापन के तौर पर छपी, जिसमें बिहार में बाढ़ के समय गुजरात की तरफ से दी गई मदद का जिक्र किया गया था। इस पर नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए। ठीक है, सॉरी करने से भी कोई काम नहीं चलने वाला है। हम इसके बारे में जिसमें मेरे फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया है उसको हमने गंभीरता से लिया है और जो भी संभव कानूनी कार्रवाई होगी हम उस कोर्स को अडॉप्ट करेंगे। जून 2010 में बिहार में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी।
नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया था, लेकिन नीतीश का गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने न सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए रखा गया डिनर कैंसिल कर दिया, बल्कि गुजरात की तरफ से दिया गया मदद का चेक भी वापस लौटा दिया। 5 करोड़ की सहायता भेजी गई, उसका गुणगान किया गया कि विपत्ति के काल में हमने मदद की। अरे जो दान दिया जाता है उसका बखान नहीं किया जाता है। मेरी शिकायत इस बात पर थी कि इस बिहार के कोसी त्रासदी में जहां हजारों करोड़ लगे, 5 करोड़ की क्या मुराद, कैसा दान देते हो, बखान करते हो, ले जाओ अपना 5 करोड़ रुपए। साल 2010 की इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की धमकी तक दे डाली थी, लेकिन उसी साल विधानसभा चुनाव होने थे, इसीलिए ये मामला उस वक्त शांत हो गया और नीतीश एक बार फिर प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी के बिहार आने पर रोक लगाने में कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी के विरोध की रणनीति 2010 में भी नीतीश कुमार के काम आई। इस साल हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को 206 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत मिला था और अकेले जेडीयू को 115 सीटें मिली थी। नीतीश तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस जबरदस्त जीत के बाद से ही नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि उन्हें सत्ता के लिए बीजेपी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो बिहार में विकास को मुद्दा बनाने में भी कामयाब रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने राज्य में विकास का नारा बुलंद कर रहे थे। नीतीश कुमार अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसलिए रहे ताकि बिहार का मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ बना रहे, लेकिन अब ये लड़ाई दो ऐसे मुख्यमंत्रियों के बीच होती जा रही थी जो विकास के रथ पर सवार होकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना चाहते थे। हिंदुस्तान ने देखा है जो राज्य जातिवाद के जहर के अंदर उलझ गए, क्या हुआ उनका। बिहार किसी समय कितना शानदार राज्य था, वहां के जातिवादी नेताओं ने उस राज्य को तबाह करके रख दिया। अपनी ढेढ़र न देखे दूसरे की फूली निहारे। एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की यह लड़ाई अब इस बात पर थी कि हु कैन बी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। नीतीश कुमार को लगता था कि मोदी की कट्टर छवि के मुकाबले उनका उदारवादी चेहरा उन्हें ज्यादा मजबूत उम्मीदवार बनाता है, लेकिन वो ये भी खूब समझते थे कि बीजेपी के मुकाबले उनकी पार्टी जेडीयू बहुत छोटी है, जिसका जनाधार बिहार तक ही सीमित है। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा कभी खुलकर जाहिर नहीं की। मुझमें जो काम करने की शक्ति है उसका पूरा उपयोग हम बिहार की खिदमत में कर रहे हैं। इसके आगे का न हम सोचते हैं न हम उसके लायक अपने को मानते। एक तरफ नीतीश खुद को पीएम पद की दौड़ से बाहर बता रहे थे और दूसरी तरफ एनडीए से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम पूछ रहे थे, लेकिन गुजरात में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी ने अपनी बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया था, जिसके बाद से नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर हंगामा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी मोदी की उम्मीदवारी को लेकर घमासान मचा हुआ था। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव की कमान सौंपने का फैसला किया, तो इसी के साथ नीतीश कुमार ने भी बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर लिया था। आम
आम राय जो बन रही है कि अब साथ चलने से ना तो उनके गठबंधन को लाभ होगा और न हमारी पार्टी के लिए ये हितकारी होगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब उनका रास्ता और हमारा रास्ता अलग होगा। जेडीयू से अलग होने के बाद सितंबर 2013 में बीजेपी ने औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पटना जाकर नीतीश कुमार को ललकारा। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर ने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को भी करारी शिकस्त मिली थी और वो महज 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। लेकिन अब एक बार फिर बिहार में चुनावी जंग का मैदान सज रहा है, जहां एक बार फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की होनी है अग्नि परीक्षा। मेरी समझ से ये चुनाव नीतीश कुमार के जीवन का शायद सबसे अहम चुनाव है, क्योंकि जब उन्होंने भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर 2013 में गठबंधन तोड़ा था तो उन्होंने एक बाजी खेली थी। उस बाजी की पहली चाल वो बहुत बुरी तरह से हारे जब लोकसभा में उनकी मिट्टी पलीद हो गई। बाजी की दूसरी चाल ये शायद ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये बिहार सरकार से मायने रखती है और बिहार कौन चलाएगा उससे मायने रखती है। और अगर बिहार हार गई भाजपा तो फिर मोदी के लिए आगे की पॉलिटिक्स में दिक्कत आएगी। अमित शाह के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा, मोदी के लिए अपनी पार्टी और सरकार के अंदर से आलोचना शुरू हो जाएगी और फिर देश की पॉलिटिक्स फिर एक नए फेज में जाएगी। इसीलिए बिहार चुनाव का ज़्यादा महत्व है। देश के तीसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य बिहार में चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल अभी शुरुआती दौर में है। हालांकि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी ने बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है, लेकिन बिहार में बीजेपी के मुकाबले खुद को बेहतर विकल्प के तौर पर पेश करने में अभी लालू नीतीश के गठबंधन को बहुत कुछ करना बाकी है। चुनाव में जातियों का गणित और सीटों का बंटवारा भी अभी बाकी है और साथ ही बिहार में अभी बाकी है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश की लोकप्रियता का इम्तिहान।